पिछले 4 सालों से पुतिन और उनके साथी मानते हैं कि यूक्रेन पर हमला कर वे बच जाएंगे। अगर आक्रमण यूक्रेन को न भी गिराए तब भी क्रेमलिन के लोग उन पर मुकदमा चलने से बच सकते हैं। अब हालात बदल गए हैं। 30 से ज्यादा देशों ने पुतिन और उनके चापलूसों के लिए एक खास जेल बना दी है। इंसाफ आ रहा है, बुनियाद रखी जा चुकी है, क्योंकि दर्जनों देश पुतिन और साथियों को हेग जैसा ट्रिब्यूनल में लाने की तैयारी कर रहे हैं। 15 मई को खबर आई कि यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता के अपराध पर विशेष ट्रिब्यूनल बना है। इस ट्रिब्यूनल का मतलब है कि एक विशेष रूप से बनाई गई अदालत तैयार है और पुतिन तथा उसके जितने संभव हो उतने समर्थकों को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराने का इंतजार कर रही है जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर पुतिन इसे छोटी बात मानते हैं तो वह गलत है। दर्जनों देश, जिनमें से ज्यादातर यूरोप में हैं, एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह ट्रिब्यूनल पुतिन के लिए तब तक एक खतरा बना रहे जब तक वह रूस पर शासन करते हैं। 36 देशों ने ट्रिब्यूनल के समर्थन में हस्ताक्षर किए और सहमति दी कि इसका मुख्यालय उसी शहर में होगा जिसका कानून से लंबा संबंध रहा है। हेग, नीदरलैंड्स में पुतिन और साथियों पर मुकदमा चलेगा। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शांति व न्याय का शहर वह जगह है जहां पुतिन का साम्राज्य ढह सकता है। इन बातों से खुश कई लोगों में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा भी हैं। वो नए ट्रिब्यूनल की स्थापना के वक्त मौजूद थे और उन्होंने एक्स पर बताया कि यह यूक्रेन के लिए क्यों अहम है। आज ऐतिहासिक दिन है, हम इतिहास बना रहे हैं। जैसे 80 साल पहले नूरनबर्ग ट्रिब्यूनल ने किया था, वैसे ही हेग में बना यह विशेष ट्रिब्यूनल युद्ध के मलबे से न्याय बहाल करेगा, आंद्री सिबिहा ने कहा। उन्होंने नई संस्था के गठन को पुतिन के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बताया, क्योंकि विशेष ट्रिब्यूनल अब कानूनी हकीकत है। सिबिहा ने बताया कि ट्रिब्यूनल क्या कवर करेगा। उन्होंने कहा, हम जवाबदेही के लिए 3 स्तंभ बना रहे हैं: विशेष ट्रिब्यूनल, क्षतियों का रजिस्टर और दावों आयोग। संरचना की जानकारी थोड़ी देर में देंगे। पहले बता दें कि इस ट्रिब्यूनल में कई देश शामिल हैं। इस ट्रिब्यूनल के समर्थक देश पुतिन के यूरोपीय विरोधियों के बड़े बड़े नामों से भरी लगती है। सबसे बड़े नाम हैं फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और मेजबान देश नीदरलैंड्स। इसमें कई बड़े छोटे देश हैं, जैसे एंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया और साइप्रस। इसी तरह डेनमार्क, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और चेक गणराज्य भी शामिल हैं। इस सूची में और भी नाम जुड़ते हैं: ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लिक्टेनस्टीन, लग्जमबर्ग, मोल्दोवा, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। यहाँ तक कि सैन मरीनो और मोनाको जैसे छोटे देश भी इस मौके का इस्तेमाल कर चुके हैं ताकि वे पुतिन की हरकतों पर अपनी नाराजगी दर्ज करा सके और यह पुष्टि कर सके कि वे रूसी नेता को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा यूरोप के बाहर भी कुछ हस्ताक्षर करता है, जैसे कोस्टा रिका और ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने विशेष ट्रिब्यूनल के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। यूरोपीय संघ ने ट्रिब्यूनल का समर्थन किया है, हालांकि बुल्गारिया, माल्टा, स्लोवाकिया और हंगरी ने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और निश्चित रूप से यूक्रेन भी है। ध्यान देने पर दिखेगा कि इस सूची में अमेरिका का नाम नहीं है। अमेरिका ने विशेष ट्रिब्यूनल में शामिल होने पर साइन नहीं किया, क्योंकि वह रूस यूक्रेन में शांति समझौते को प्राथमिकता देता है, बिना पुतिन और उसके करीबी सहयोगियों को अदालत लाए युद्ध सुलझाना चाहता है। हालांकि यह सूची किसी भी देश के शामिल होने के लिए खुली है। पुतिन और उनके साथियों के लिए जाल बिछ चुका है। जैसे जैसे और देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, यह जाल और भी बड़ा हो सकता है। और अगर अमेरिका इस ट्रिब्यूनल को अपना समर्थन देता है तो इससे बच निकलना नामुमकिन हो सकता है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। विशेष ट्रिब्यूनल अब आधिकारिक है, लेकिन वास्तव में इसकी पूरी संरचना क्या है? साबिया ने हमें कुछ संकेत दिए जब उन्होंने उन 3 स्तंभों का जिक्र किया जिन पर ट्रिब्यूनल काम करेगा। यूरो न्यूज के अनुसार यूरोप की परिषद के महासचिव एलेन बरसेट ने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया है कि वे अपनी विधायी प्रक्रियाओं पर काम कर ट्रिब्यूनल की जल्द शुरुआत के लिए जरूरी फंडिंग आवंटित करें। इससे हमें पता चलता है
कि प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता की अपनी कानूनी रूपरेखा होगी। हालांकि हमें इसमें काफी समानताएं देखने को मिलेंगी और ये भी कि सभी 36 देशों की इसमें हिस्सेदारी है, क्योंकि वे इस संरचना को स्थापित करने के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं। ईयू ने सबसे आगे बढ़ते हुए खुद को स्थापित करने के लिए 1 करोड़ यूरो, लगभग 1.16 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। और पैसा भी आएगा। अगर बाकी सभी देश भी ऐसा करते हैं तो सैकड़ों मिलियन डॉलर निवेश किए जाएंगे और व्यापक कानूनी ढांचे बनाए जाएंगे ताकि पुतिन को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। इसके अलावा एक समिति बनाई गई है जो ट्रिब्यूनल के वार्षिक बजट की निगरानी करेगी। समिति ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी, जिसमें जजों, अभियोजकों का चयन और मुकदमों के आंतरिक नियमों को अपनाना शामिल है। ये नियम मुकदमे की प्रक्रिया तय करेंगे। सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता का सम्मान करने पर सहमति दी है, जिससे ये आपसी झगड़ों की लालफीताशाही से बच सकेगा। यहाँ हम पुतिन रूपी इस बला के खिलाफ एकजुट प्रतिक्रिया देख रहे हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूरोप में एकता हमेशा वही आखिरी चीज है जिसे पुतिन देखना चाहता है। एक कानूनी हकीकत ने अभी अभी पुतिन के चेहरे पर तमाचा मारा है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, खासकर इस बात को लेकर कि इसका रूस पर क्या असर पड़ेगा और क्या पुतिन और उसके साथी कभी अपने किए गए अपराधों के लिए किसी जज के सामने खड़े होकर जवाबदेही लेंगे। हम दूसरे सवाल पर बाद में आएंगे। विशेष न्यायाधिकरण की मांग यूक्रेन कई सालों से यूरोप से कर रहा है। दिसंबर 2022 तक भी अटलांटिक काउंसिल ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा पुतिन पर मुकदमे के लिए विशेष न्यायाधिकरण की बात की रिपोर्ट की वे अपराध जो आईसीसी और अन्य आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। दिसंबर की अपीलें जेलेंस्की की उसी मांग की पुनरावृत्ति थी जो रूस के आक्रमण शुरू होने से ही चल रही थी। आक्रमण का अपराध की शुरुआत और अंत है, जेलेंस्की ने कहा। उन्होंने कहा, अपराधपूर्ण और बिना उकसावे के युद्ध शुरू करना शत्रुता के दौरान और कब्जे वाले इलाकों में होने वाले हजारों अपराधों का रास्ता खोलता है। अपीलों का जवाब देने में समय लगा, लेकिन जो अब आधिकारिक रूप से हुआ उसकी नींव कई साल पहले रखी गई थी। मई 2025 में यूक्रेन के कई सहयोगियों ने, जिन्होंने अब इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ट्रिब्यूनल के गठन का समर्थन किया था, जिसे उन्होंने इस तरह से तैयार किया था कि वह उसके सामने आने वाले और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास सहित कई तरह की सजाएं देने में सक्षम हो। उस समर्थन में अमेरिका की बड़ी अनुपस्थिति थी। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान विशेष ट्रिब्यूनल के गठन में मदद करने में वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था। समर्थन के समय राष्ट्रपति ट्रंप थे, जो पुतिन पर मुकदमा चलाने की बजाय शांति वार्ता की मध्यस्थता पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसमें कोई बदलाव नहीं दिखता। इसका मतलब है कि ट्रिब्यूनल का आधिकारिक होना उस मांग के पूरा होने जैसा है जिसे यूक्रेन पुतिन के आक्रमण की शुरुआत से करता आ रहा है। यह कानूनी तंत्र विशेष रूप से पुतिन और उनके सहयोगियों को सजा देने के लिए बनाया गया है, जो पहले मौजूद नहीं था। बहुत से लोग नहीं जानते कि इस ट्रिब्यूनल का असली कारण एक खास अपराध है, जिसके लिए पुतिन को मौजूदा अदालतें दोषी नहीं ठहरा सकती। खुलासा करने से पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सी जानकारियां आगे आने वाली हैं, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आमतौर पर जिन अपराधों के लिए नया विशेष न्यायाधिकरण बना है, उन्हें आईसीसी संभालता है, और एक खास अपराध है जिसके लिए यूक्रेन पुतिन और उसके जितने भी सहयोगी हैं उन सबको कटघरे में लाना चाहता है। वो है आक्रामकता का अपराध। पुतिन और उसके जनरल इस अपराध के दोषी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आईसीसी गठबंधन इस अपराध को ऐसे परिभाषित करता है। आक्रामकता से तात्पर्य है जब कोई राज्य दूसरे राज्य की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ सशस्त्र बल का प्रयोग करता है। आईसीसी जिन पर भी इस अपराध में मुकदमा चलाता है वे राजनीतिक या सैन्य नेता होते हैं, जैसे पुतिन, उनके क्रेमलिन सहयोगी, जनरल और उन दूसरे देशों के कुछ नेता जिन्होंने यूक्रेन पर हमले में रूस का साथ दिया। दोष सिद्धि के लिए अदालत को साबित करना होगा कि आरोपी किसी अन्य राष्ट्र के खिलाफ राज्य की आक्रामकता की योजना, तैयारी, शुरुआत या क्रियान्वयन में शामिल था। इसलिए पुतिन पूरी तरह दोषी है। इन आरोपों के खिलाफ उनके पास सचमुच कोई बचाव नहीं होगा, लेकिन एक समस्या है
और यही समस्या वह वजह है जिसके कारण विशेष न्यायाधिकरण को सबसे पहले बनाया जाना पड़ा। आईसीसी किसी नेता को आक्रामकता के अपराध में तभी दोषी ठहरा सकती है जब वह अपराध रोम संविधि के पक्षकार राज्य से जुड़ा हो। रूस हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के कारण वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आईसीसी को पुतिन और उसके सहयोगियों पर आक्रामकता के अपराध में मुकदमा चलाने का रास्ता रोका जा सकता है। यूक्रेन पर हमले की योजना बनाने वालों को आईसीसी उस अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता जिसे नूरनबर्ग के न्यायाधीशों ने भी, जब वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजियों के मामलों से निपट रहे थे, सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अपराध कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि पुतिन को उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराने के मामले में आईसीसी बेकार है। जैसा कि DW ने बताया है, रूस के नेता के खिलाफ और भी कई आरोप है और पुतिन और उसके साथियों के खिलाफ आईसीसी के वारंट भी जारी है, जिनमें अवैध रूप से बच्चों का निर्वासन और स्थानांतरण और रूस के हमलों में जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाना जैसे विशिष्ट अपराध शामिल है। लेकिन आईसीसी पुतिन पर आक्रामकता के अपराध में मुकदमा नहीं चला सकती। नया विशेष न्यायाधिकरण कर सकता है। ये उन अपराधों के लिए है जिन्हें आईसीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर माना। लेकिन इससे फिर सवाल उठता है कि क्या विशेष न्यायाधिकरण पुतिन व उसके साथियों को सच में न्याय के कटघरे में ला सकेगा? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। DW के अनुसार नए न्यायाधिकरण के अधिकतर हस्ताक्षरकर्ता यूरोप परिषद के सदस्य हैं। रूस पहले परिषद में था, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने के बाद उसे हटा दिया गया। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यह कोई कारक है कि परिषद पुतिन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए बनाए गए मुकदमों में हिस्सा ले सकती है या नहीं। एक बाधा दूर हो गई, पर मुख्य चुनौती है ट्रिब्यूनल पुतिन को कैसे निशाना बनाएगा। यूरो न्यूज के अनुसार आक्रामकता के अपराध को नेतृत्व अपराध माना जाता है, जो उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने दूसरे देश पर हमला करने का फैसला किया। आमतौर पर आईसीसी और नया ट्रिब्यूनल रूस में ट्रोइका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर मुकदमा चलाएंगे। अन्य लोगों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है और चलाया जाएगा, जिसमें वे उच्च पदस्थ सैन्य कमांडर भी शामिल हैं जिन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता पर हमले को संगठित करने और उसकी निगरानी करने में मदद की है। लेकिन ट्रोइका ही ट्रिब्यूनल की सबसे बड़ी समस्या है। वह ट्रोइका अनुपस्थिति में मुकदमा चलाए जाने से सुरक्षित है, जिसका मतलब है कि पुतिन पर मुकदमा चलाने का एकमात्र तरीका, भले ही ट्रिब्यूनल आईसीसी क्षेत्राधिकार की समस्या को पार कर ले, यही है कि उन्हें शारीरिक रूप से हिरासत में लिया जाए और मुकदमे के लिए लाया जाए। ऐसा तब हो सकता है अगर पुतिन कभी इतनी बेवकूफ़ी करे कि विशेष ट्रिब्यूनल के हस्ताक्षरकर्ता देशों में से किसी एक से होकर गुजरे। हालांकि रूस के राष्ट्रपति के लिए यह कदम उठाना काफी असंभावित लगता है। पुतिन के लिए अलग से बनी जेल को इंतजार करना होगा, लेकिन यूक्रेन पर हमले में उसकी मदद करने वालों के लिए बन रही जेलों पर यह लागू नहीं होता। ट्रोइका के बाहर के लोगों पर गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चल सकता है। यूरो न्यूज वैलेरी गेरासिमोव का उदाहरण देता है, जो रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख हैं। वह पुतिन के लिए एक कीमती सहयोगी है, साथ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो यूक्रेन में अपनी सेना की उपलब्धियों के बारे में रूस के नेताओं से झूठ बोलने को तैयार रहते हैं, ताकि पुतिन यह दिखा सके कि उनका आक्रमण अच्छी तरह चल रहा है, जैसा कि उन्होंने सितंबर 2025 में किया था, जब उन्होंने कुपियान्स्क और पोक्रोव्स्क में रूसी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। यूरो न्यूज यह भी सुझाव देता है कि बेलारूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के शीर्ष अधिकारियों को भी उनकी भूमिकाओं के लिए अनुपस्थिति में इसी तरह के मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि उन देशों के राष्ट्रपतियों को भी रूसी ट्रोइका जैसी ही विशेषाधिकार प्राप्त है। जिन लोगों को दोषी पाया जाता है उन्हें जेल की सजा सुनाई जा सकती है और सबसे गंभीर अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। जुर्माना और संपत्ति जब्ती को सजा के तौर पर इस्तेमाल कर उससे मिली राशि रूस के आक्रामकता संबंधी अपराध के पीड़ितों के मुआवजा कोष में डाली जा सकती है। हालांकि इन अनुपस्थिति में दिए गए दोष सिद्धियों को भी तभी लागू किया जा सकता है जब मुकदमे का आरोपी इतना मूर्ख हो कि वह खुद को विशेष न्यायाधिकरण के हवाले कर दे। अगर वे व्यक्तिगत रूप से पेश हों तो अदालत में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर सब कुछ ऐसा है तो सवाल है कि विशेष न्यायाधिकरण का मकसद क्या है। इसके कई कारण हैं। चलिए उन सजाओं से शुरू करते हैं। ये सच है कि पुतिन और उनके साथी तब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे जब तक कि न्यायाधिकरण उन्हें पकड़ ना ले, लेकिन आर्थिक दंड एक समस्या बन सकते हैं। बिल्कुल, वे सीधे जुर्माना नहीं भरेंगे, लेकिन जिन लोगों को दोषी ठहराया जाता है उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। इसमें संभवतः वे संपत्तियां भी शामिल होंगी
जो उनके पास न्यायाधिकरण के हस्ताक्षरकर्ता देशों में हैं। यानी ये संभव है कि ट्रोइका के बाहर के व्यक्तियों की जमी हुई संपत्ति जब्त की जा सके और यूक्रेन को दी जा सके। अगर दोषी ठहराए गए लोग अपनी संपत्ति वापस पाना चाहते हैं तो उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। यह न्यायाधिकरण आईसीसी के अधिकार क्षेत्र की उस कमी को भरने का काम करता है जिससे रूस में यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता के अपराध के लिए अभियोजन असंभव था। ग्लोबल राइट्स कंप्लायंस के अनुसार 1940 के दशक में अपराध संहिताबद्ध होने के बाद सिर्फ टोक्यो और नूर्नबर्ग न्यायाधिकरण ने इसे सफलतापूर्वक अभियोजित किया है। तब से युद्ध अपराधों को कवर करने वाली कई संस्थाएं बनाई गई है, लेकिन किसी के पास आक्रामकता के अपराध पर सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र नहीं है। नई विशेष अधिकारिता के पास भी यह अधिकार नहीं है, लेकिन यह अधिकार क्षेत्र की सीमाओं में जो खामियां थी उन्हें भरती है, जिससे पुतिन और उनके साथियों को उनके अपराधों के लिए सजा का सामना करने के जोखिम में डाल देती है। इसका प्रभाव कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि नया न्यायाधिकरण जिन सभी व्यक्तियों को नया न्यायाधिकरण निशाना बना सकता है उनकी आवाजाही पर सख्त पाबंदी लग गई है। यूक्रेन युद्ध में शामिल रूसी जनरल या राजनेता अब जर्मनी या फ्रांस की यात्रा नहीं कर सकते और न्यायाधिकरण पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश में संपत्ति छुपा नहीं सकते। और अगर इस सूची में और नाम जोड़े जाते हैं, जैसा कि संभव है क्योंकि ये सूची नए हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए खुली है, तो रूस के युद्ध अपराधी अपने ही देश में और भी ज्यादा अलग थलग पड़ जाएंगे। इन सबको उस संदेश में जोड़े जो न्यायाधिकरण पुतिन को भेजता है। दिसंबर में पुतिन ने यूरोप से संबंध सुधारने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक पश्चिम रूस का सम्मान करेगा, रूस यूरोप में और युद्ध नहीं करेगा। पुतिन ने यूक्रेन के अलावा अन्य यूरोपीय देशों पर हमले की योजना को बकवास बताते हुए खारिज किया। ये कृपा पाने की एक खुली कोशिश थी। पुतिन ने कहा, यूक्रेन का समर्थन बंद करो, रूस तुम्हारे देशों पर हमला नहीं करेगा। यह यूरोप में फूट डालने और नैरेटिव को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश थी। 3 दर्जन विशेष न्यायाधिकरण हस्ताक्षरकर्ता, ज्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देश, पुतिन की पेशकश को स्पष्ट रूप से ठुकराते हैं। यूरोप कह रहा है कि वह और उसके साथी युद्ध अपराधी है। वे ऐसे अपराध के दोषी हैं जो उस अपराध के बराबर है जिसके लिए नाजी शासन के सबसे बुरे लोगों पर मुकदमा चला और दोषी ठहराया गया। अगर पुतिन ने कभी सोचा होगा कि क्या उनके पास यूरोप और पश्चिम के साथ फिर से अच्छे संबंध बनाने का कोई रास्ता है, तो इस ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्हें बता देती है कि अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है। कीव इंडिपेंडेंट इस ट्रिब्यूनल को लेकर एक दिलचस्प बात बताता है। ये सिर्फ रूस के बारे में नहीं है, ये यूक्रेन की बात की पुष्टि के बारे में भी है। ये तथ्य कि ट्रिब्यूनल का अस्तित्व ही है, ये एक और संकेत है कि यूरोप के अधिकांश देश और महाद्वीप के बाहर के कई अन्य देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और पुतिन और उनके साथियों ने जो किया है उसके लिए उनकी निंदा करते हैं। विशेष न्यायाधिकरण उन लोगों को भी आवाज दे सकता है जिनकी कोई आवाज नहीं है, और अगर यह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होता है तो वह उन लोगों को मुआवजा दिला सकेगा जो यूक्रेन में पुतिन द्वारा किए गए सबसे बुरे कामों से प्रभावित हुए हैं। ऐसे ट्रिब्यूनलों का काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है। कीव इंडिपेंडेंट ने लीगल एक्शन वर्ल्ड वाइड यानी लॉ का उदाहरण दिया, जिसने म्यांमार के रोहिंग्या समुदाय के उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जिनकी 1982 में नागरिकता छीनी गई और वे हिंसा के शिकार हुए। लॉ ने अत्याचार के पीड़ितों और गवाहों को अपनी कहानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाने में मदद की है। जनवरी 2026 में उस अदालत में मामले के गुणदोष पर पूर्ण सुनवाई हुई थी और वहां दिए गए प्रत्यक्ष गवाहियों को अन्य अत्याचारों जैसे यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित आपराधिक कार्यवाहियों के दौरान और अधिक आवाजों को सुने जाने के लिए एक खाका के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के लिए दर्जनों देश पुतिन और उनके साथियों का व्यक्तिगत रूप से पीछा कर रहे हैं। जेलें उनका इंतजार कर रही है। समय बताएगा कि नया विशेष न्यायाधिकरण उन्हें भरने में कितना प्रभावी है। बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी अभियोजन की सूची में हो सकते हैं। लुकाशेंको इस मामले को न्यायाधिकरण के लिए आसान बनाने वाले हैं। वह पागल हो गए हैं क्योंकि वह एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे वीडियो में जानिए बेलारूस क्या कर रहा है और इसका यूक्रेन के लिए क्या मतलब हो सकता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप यूक्रेन युद्ध में ताज़ा घटनाक्रमों का हमारा विश्लेषण देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।